हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल पीसीएस सेंटर। यह मौलिक अधिकार का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके पार्ट 1 देख लें। पार्ट 1 में मैंने 3 मौलिक अधिकारों की चर्चा की है। तो चलिए आज उसके आगे शुरू करते हैं। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्तिगत आस्था, व्यक्ति की अपनी सोच, उसके व्यक्तिगत विचार। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं आचरण शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि धर्म के संबंध में है, और यही आचरण शब्द सिख धर्म के अनुयायियों को कृपाण धारण करने का अधिकार देता है। इसलिए दोस्तों, अगर कभी परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जाए कि सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो उसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 27 में किसी विशेष धर्म या संप्रदाय की उन्नति के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। कर को इंग्लिश में टैक्स कहा जाता है। टैक्स आप जानते ही होंगे, विभिन्न चीज़ों के लिए टैक्स देना पड़ता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से यह प्रश्न आ सकता है कि किसकी स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 27 में किया गया है, और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। मान लेते हैं पहला, अगर लिखा हो शुल्क, दूसरा कर, तीसरा दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कर, टैक्स। फ्रेंड्स, मैं आपको काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि उसमें काफ़ी कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे में अगर आप किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को गलत कर देंगे। इसलिए आप मेरी इस वीडियो में ये मत देखिए कि आप ये हैंड रिटन नोट्स है, और जैसा कि यूट्यूब चैनल में लोग डालते हैं बहुत सारे हाई फाई टेक्नोलॉजी के साथ क्वेश्चन लिखा हुआ होता है, वो काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी के साथ वे पढ़ाते हैं, तो लोग उनकी वीडियो को ज़्यादा देखते हैं। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद आप खुद ही जांच कीजिए कि क्या इसमें कुछ विशेष बताया गया है या नहीं। और आप पाएंगे कि मेरी जो वीडियो है ये भले ही हैंड रिटन नोट्स है, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं इसको बैठ करके 4-5 घंटे एडिट करके आपको अच्छे से प्रोवाइड कर सकूं। इसलिए आप मेरे कंटेंट पे जाइए कि इसमें मैं क्या बता रहा हूँ। आप पाएंगे कि इसमें हाई लेवल के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं, और दूसरे जगह पर आपको ये सब नहीं बताया गया होगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो वीडियो को पूरा देखिए, और आप पहले भी अगर कहीं वीडियो देखे हैं तो उस वीडियो से इसे कंपेयर कीजिए कि क्या आपको उसमें ये सब चीज़ें बताई गई थी। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगे, और अगर आपको इसमें दिख जाए कि नहीं मेरी वीडियो जो है इसमें बहुत हाई लेवल के भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, बेसिक भी बताया जा रहा है, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार जीएस से रिलेटेड वीडियो देता रहूँगा, जो कि आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। अनुच्छेद 28 में राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या अनुष्ठान में उपस्थित होने से स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। इसका अर्थ है कि वैसे शिक्षण संस्थान जिसका सारा खर्चा राज्य उठाती है, राज्य के द्वारा सारा खर्चा किया जाता है, उसमें अगर किसी धर्म विशेष की शिक्षा या उसके संबंध में कोई अनुष्ठान आयोजित की गई हो तो उसमें उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। उसमें ज़बरदस्ती कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता है उपस्थित होने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि कोई एक अनुच्छेद के बारे में दे दिया रहेगा
और क्वेश्चन में पूछा जाएगा यह किस अनुच्छेद में दिया गया है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, प्रश्न में दिया रहेगा कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। और ऑप्शन में अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 रहेगा। तो आपको सही आंसर किस में लगाना है? अनुच्छेद 26 में। इसको याद करने के लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले अनुच्छेद 25 में क्या है? धर्म को मानने का अधिकार है, स्वतंत्रता है, धर्म को, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, उसके अनुसार आचरण करना है। तो आप इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि कोई एक बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लिया बच्चा तो सबसे पहले क्या करेगा? वो सबसे पहले वह किसी धर्म को मानेगा। तो सबसे पहले धर्म को मानेगा, तो सबसे पहले मानेगा तो 25, उसका अनुच्छेद 25 होगा। उसको मानेगा, उसके अनुसार आचरण व्यवहार करेगा। जब वो किसी धर्म को जब पहले मानेगा, उसके बाद वो क्या करेगा? उसके बाद उसके धार्मिक कार्यों का प्रबंध करेगा। तो ये हो गया अनुच्छेद 26। सबसे पहले किसी धर्म को माना 25, फिर उसके धार्मिक कार्यों का प्रबंध किया 26। फिर अनुच्छेद 27 में क्या होगा कि अब उसको आज़ादी मिलेगी। आज़ादी क्या कि अब किसी विशेष धर्म, मतलब कोई खास स्पेशल धर्म के उन्नति या विकास के लिए उसको टैक्स नहीं देने की स्वतंत्रता मिलेगी। और सबसे लास्ट में क्या होगा अनुच्छेद 28 में कि किसी भी ऐसी संस्था जो राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित हो, जिसका खर्चा पूरा राज्य उठाता है, वहाँ पर कोई अगर धार्मिक शिक्षा या कोई वैसी धार्मिक उपासना की जाती हो तो उसमें उपस्थित होने से उसको स्वतंत्रता मिलेगा। मतलब कि सबसे पहले धर्म को मानेगा, उसके बाद उसके धार्मिक कार्यों का प्रबंध करेगा, उसके बाद वो अपना उसका खर्चा बचेगा, खर्चा के टैक्स नहीं देने का स्वतंत्रता उसको दिया गया है। और सबसे लास्ट अनुच्छेद 28 में क्या है कि इंस्टीट्यूशन में, शिक्षण संस्थाओं में उसे उपस्थित होने से स्वतंत्रता दी गई है। 5वां मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसके तहत अनुच्छेद 29 और 30 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 29 में अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। साथ ही धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। इसका अर्थ है कि किसी शिक्षण संस्थान में जो कि जिसका खर्चा राज्य उठाता हो पूरी तरह से, वैसे शिक्षण संस्थानों में किसी को भी आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर या भाषा के आधार पर उसको आप एडमिशन लेने से नहीं रोक सकते हैं। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। यहाँ पे कन्फ्यूजन से आपको बचना चाहिए अनुच्छेद 29 और 30 में, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें अंतर है। मैं आपको अभी समझाता हूँ। अनुच्छेद 29 जो है उसमें क्या है कि अपनी स्पेशल, जो आपकी किसी की स्पेशल भाषा, लिपि और जो संस्कृति, उसको बनाए रखने का अधिकार है। उसके तहत वो उसके संबंध में उससे रिलेटेड संस्था का स्थापना कर सकते हैं। मतलब वो सभी के लिए, किसी के भी अगर स्पेशल अपनी भाषा हो, लिपि, संस्कृति हो, सभी समुदाय के लिए वो अनुच्छेद 29 में दिया गया है। लेकिन जो अनुच्छेद 30 है वो सिर्फ अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। यहाँ पर आपको यह ध्यान देना चाहिए कि अनुच्छेद 30 में सिर्फ अल्पसंख्यक वर्गों को क्या अधिकार दिया गया है? अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और उसका प्रशासन करने, मतलब उसके संबंध में जो प्रक्रियाएं होती है, जो वो कैसे चलाया जाएगा, ये इसका अधिकार अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 30 में यह भी प्रावधान किया गया है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य भेदभाव नहीं करेगा। वर्तमान में अल्पसंख्यक वर्ग 6 हैं: मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई एवं पारसी। ये अल्पसंख्यक वर्ग 6 हैं और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों की बात की गई है। अर्थात वर्तमान समय के अनुसार देखा जाए तो इन 6 वर्गों को अपने मुताबिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उसका प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है।
छठा और अंतिम मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 32 में किया गया है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो इसे आप ध्यान रखें। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रीट निकालने की शक्ति दी गई है। और वो 5 प्रकार की रीट कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 32 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। इस भाग द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों, इस भाग द्वारा का अर्थ है कि इस भाग तीन यानी मौलिक अधिकार का जिसमें वर्णन किया गया है। तो मौलिक अधिकार जो जितने दिए गए हैं उसको प्रवर्तित कराने के लिए अर्थात उसको लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। किसमें? अनुच्छेद 32 में। और वो 5 प्रकार कौन कौन से मैंने आपको भी बताया, तो एक एक करके मैं पांचों के बारे में शॉर्ट में समझाता हूँ। पहला रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अगर कभी गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार किए गए समय से लेकर 24 घंटे के समय के अंदर उस व्यक्ति को किसी मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करना होगा, ताकि मजिस्ट्रेट इस बात का निर्धारण कर सके कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी वैध है या अवैध है। दूसरी रीट है परमादेश। इसका अर्थ है किसी पदाधिकारी को अपने सार्वजनिक कर्तव्य पूरा करने हेतु जारी किया गया रीट। इस रीट के परमादेश रीट के तहत किसी पदाधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि वह अपने कर्तव्यों को पूरा करे। अगर वह किसी कर्तव्य को पूरा करने से इनकार करता है तो यह रीट जारी किया जाता है। तीसरी रीट है प्रतिषेध। यह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है और अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है। मतलब कि अपने अंडर के जो कोर्ट होते हैं उसके खिलाफ जारी किया जाता है। और यह कब जारी किया जाता है? जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय देने की प्रक्रिया में होती है। निर्णय देने की प्रक्रिया में होती है, इसका कहने का अर्थ ये है कि कोई विषय, कुछ ऐसे विषय पर वो निर्णय देने पर विचार कर रही है कोई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो अंडर में जो कोर्ट काम करती है, वो कोई ऐसे विषय पर निर्णय देने पर विचार कर रही है। और आप जानते ही हैं कि कोर्ट डिसीजन कितना लंबे समय पे देती है कोई भी डिसीजन। तो उस पर, और अगर वह विषय, जिस विषय पर वह निर्णय देने पर विचार कर रही है, वह विषय उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में से कोई भी इस अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जो है वह प्रतिषेध रीट जारी कर सकती है। चौथी रीट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है और ये भी अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध, जो उसके अंडर में जो कोर्ट होते हैं, इसके विरुद्ध जारी किया जाता है। और यह कब जारी किया जाता है? यह जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय दे चुका हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ जो कि लोग समझ नहीं पाते हैं। जो तीसरी जो रीट थी वो कौन सी थी? प्रतिषेध। मैंने जो भी आपको बताई वो क्या है? प्रतिषेध। और चौथा क्या? उत्प्रेषण। दोनों में देखिए समानताएं क्या क्या हैं। दोनों में समानताएं क्या है कि दोनों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोई दोनों में से कोई एक जारी कर सकता है। और ये किसके खिलाफ जारी करते हैं? दोनों अपने अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी करते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। लेकिन दोनों में एक अंतर है, और अंतर क्या है? अब देखिए यहाँ पर प्रतिषेध में क्या है कि प्रतिषेध तब जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय देने की प्रक्रिया में होते हैं, अर्थात निर्णय नहीं दिए होते हैं, उसकी प्रक्रिया, निर्णय देने की प्रक्रिया में होते हैं, तो प्रतिषेध जारी की जाती है।
लेकिन जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय दे चुका होता है, जब निर्णय दे चुका होता है तो उत्प्रेषण जारी की जाती है। तो इसको आप ध्यान रखें कि प्रतिषेध में निर्णय देने की प्रक्रिया होती है और उत्प्रेषण में जब निर्णय दिया जा चुका हो तब यह जारी की जाती है। 5वीं रीट है अधिकार परीक्षा, और यह कब जारी की जाती है? यदि किसी ने अवैध रूप से मतलब गैरकानूनी रूप से कोई सार्वजनिक पद ग्रहण किया हो तो यह रीट जारी की जा सकती है। और इस रीट के द्वारा उससे यह प्रश्न पूछा जाता है कि वह किस अधिकार से उसने यह पद ग्रहण किया। तो फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार यहीं पर ख़त्म होता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं और मैंने बताया है पहली वीडियो में कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। और मैंने आपको बताया था कि 12 और 13 अनुच्छेद 12 और 13 मौलिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। उसी तरह से अनुच्छेद 33, 34 और 35 मौलिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन यह भी मौलिक अधिकार से संबंधित हैं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक विस्तृत है और ये है भाग 3 में। ये सारी चीज़ें मैंने बताई है पार्ट 1 वाली वीडियो में, आप उसे देख लीजिएगा। तो जिस प्रकार मैंने अनुच्छेद 12 और 13 भी बताया था, उसी प्रकार मैं अब अनुच्छेद 33, 34 और 35 भी बताता हूँ कि उसमें क्या दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, जनरली लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और इसे पढ़ाया भी नहीं जाता, लेकिन ये जानना चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि अगर वो किसी भी चीज़ को पढ़े तो उसको अच्छा से पढ़े, उसके बारे में पूरी नॉलेज रखे। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में क्या है? सेना, पुलिस, सुरक्षा बल आदि के मूल अधिकार को सीमित करने की संसद की शक्ति। इसका अर्थ क्या है कि संसद कानून बनाती है, तो संसद कानून बना करके सेना, पुलिस या सुरक्षा बल इन सभी की मौलिक अधिकार जो है, इसकी मौलिक अधिकार को कम कर सकती है कानून बना करके। कौन? संसद कम कर सकती है। जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो तो सभी नागरिकों को प्राप्त हैं, लेकिन सेना, पुलिस, सुरक्षा बल और इंटेलिजेंस जो होती है, इन सभी का मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है। और वो कैसे किया जा सकता है? संसद द्वारा कोई कानून बनाकर, कोई विधि बनाकर। अनुच्छेद 34, मार्शल लॉ लागू होने पर संसद द्वारा इसे सीमित किया जा सकता है। और फिर जब मार्शल लॉ लागू होता है तब भी अगर संसद चाहे तो विधि बनाकर मौलिक अधिकार को सीमित कर सकती है। मतलब सीमित करने का मतलब क्या होता है कि कुछ कम करना। अनुच्छेद 35 क्या है? दंड निर्धारण हेतु विधि बनाने की संसद की शक्ति। भाग 3 हेतु, मतलब कि भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार से संबंधित दंड निर्धारण हेतु कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास है। और यह अनुच्छेद 35 में प्रावधान किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार की क्लास पूरी हो चुकी है। इसमें मैंने बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सारी चीज़ों को कवर किया है। मैंने जो आपको बताया वह कई सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाली कई परीक्षाओं में यह पूछा भी जा सकता है। तो यदि आपको मेरा क्लास अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के भी शेयर करें। और अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नज़र आ रही हो तो भी आप कमेंट करें। मैं अपनी आलोचना से कभी नहीं डरता। कबीर ने भी कहा है कि निंदक नीरे राखिए। और अगर आप हमारी कोई कमी बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं उसमें सुधार करके और ही अच्छी वीडियो आपको मैं दे सकूँगा। थैंक्स।